हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल स्पोकन स्टेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जो ग्रामर का पहला चैप्टर है उसका 30 यानी कि 30 एमसीक्यूज सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप लोग शुरू से अंतिम तक देख लेते हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ इंग्लिश में सीखने को मिल जाएगा। मेरा बात माने और आप इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखें। आप खुद बोलिएगा कि हाँ, मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 30 एमसीक्यूज देखते हैं। टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इंग्लिश इज एन डैश लैंग्वेज स्पोकन वर्ल्ड वाइड। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे खाली स्थान में इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसी को हमें टिक करना है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ के आपको हिंदी में समझाते हैं। इंग्लिश इज एन डैश लैंग्वेज स्पोकन वर्ल्ड वाइड। कहने का अर्थ ये है कि इंग्लिश कौन सा भाषा है, यानी कौन सा लैंग्वेज है जो पूरी वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो क्या रीजनल भाषा है? नहीं, रीजनल भाषा नहीं है। यहाँ पे लोकल भाषा नहीं। नेशनल का अर्थ होता है राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय भी नहीं। कौन सा भाषा है? इंटरनेशनल। कौन सा भाषा है? इंटरनेशनल का अर्थ हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, तो सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। स्पोकन वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल। तो दोस्तों, इसी तरह वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी बेसिक चीज़ों को नॉलेज मिलता चलेगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंग्लिश इज बेस्ड ऑन हाउ मैनी लेटर्स। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो बताइए कितने लेटर्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 26। कितने? 26। तो इंग्लिश जो है कितने लेटर्स पे आधारित है? तो 26। सही आंसर हो जाएगा 26। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि 3। लेटर्स आर यूज टू फॉर्म डैश। कहने का अर्थ यह है कि लेटर्स यानी कि जो अक्षर होता है उसका प्रयोग क्या चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है सेंटेंसेज ओनली। क्या हम लोग खाली वाक्यों को बनाने के लिए करते हैं? नहीं, गलत। यहाँ पे देखिए वर्ड्स है, यानी कि सही बात है, ये हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि वर्ड्स। तो जो देखिए लेटर्स होते हैं, मैं आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि लेटर्स का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? वर्ड्स को बनाने के लिए, यानी कि शब्दों को बनाने के लिए। यहाँ पे पैराग्राफ्स ओनली जो शब्द है यह गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेटर्स का यूज हम लोग किस चीज़ को बनाने के लिए करते हैं? वर्ड को, यानी कि शब्द को। ठीक है, जैसे ABCD जो जेड तक है उसमें से कोई भी 3, 4, 5 लेटर को रखिए और एक साथ उसको ऑर्डर में रखिए और उससे कोई मीनिंग निकल जाए, वही हो जाता है वर्ड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे दूं, जैसे बी को मैंने रखा, ठीक है, O और Y, बॉय। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक वर्ड है, क्योंकि बॉय का हिंदी मीनिंग निकल गया क्या? लड़का, यानी कि यह एक अर्थ देता है बॉय। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ड। तो हम लोग लेटर का यूज किस लिए करते हैं? तो शब्दों को बनाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। विदाउट लेटर्स, यानी कि बिना अक्षर के, नो लैंग्वेज कैन बी डैश रिटन, स्पोकन, हार्ड या फिर ट्रांसलेटेड। बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो देखिए मैं आपको बताया था कि जो इंग्लिश या फिर कोई भी भाषा होती है उसकी सबसे जो छोटी इकाई है, सबसे आधार है छोटा, वो क्या है? उसका लेटर्स होता है, यानी कि अक्षर होता है। तो देखिए विदाउट लेटर्स यानी बिना लेटर्स के नो लैंग्वेज कैन बी रिटन, यानी कि कोई भी भाषा लिखी नहीं जा सकती। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, रिटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन हाउ मैनी वेज। देखिए कहने का अर्थ ये है कि द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन हाउ मैनी वेज, यानी कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है, उसको कितने तरीके से लिखा जाता है। अब इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक। तो आपको पता है कि एक तो होता है कैपिटल, ठीक है, एक तो हम लोग कैपिटल में लिखते हैं यानी कि बड़े अक्षरों में, और एक होता है स्मॉल यानी कि छोटे अक्षरों में। ठीक है, तो मैनी वेज यानी कि तरीका पूछ रहा है, तो कितने तरीकों से लिखते हैं हम लोग? 2। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है,
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठे नंबर पे यानी 6 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैपिटल लेटर, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि इनमें से कौन सा बड़ा अक्षर है, कौन सा बड़ा अक्षर है। मैं आप लोग को बताया था, दोनों को उसका पिक्चर भी दिया था। तो देखिए ए बी सी है, ये तीनों के तीनों स्मॉल लेटर्स हैं। ये क्या है? ये तीनों स्मॉल लेटर्स। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो कैपिटल क्या है? यहाँ पे ए है, तो सही आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का। ठीक है, तो ये बड़ा लेटर है, यही पूछ रहा है। ओके, चलिए 7 क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्मॉल लेटर, कहने का अर्थ यह है कि इनमें से कौन सा एक छोटा अक्षर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, तो देखिए एक्स वाई जेड ये सभी के सभी क्या है? ये छोटे हैं। वाई थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा और ये भी छोटा है। ठीक है ना, यहाँ पे एम जो है ये है कैपिटल। इसमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्मॉल लेटर, कहने का अर्थ यह है कि इनमें से जो भी दिया गया है उनमें से कौन सा छोटा लेटर नहीं है, यानी कि जो छोटे अक्षर नहीं है। तो एम है, एम क्या है? कैपिटल, यानी कि बड़े में दिया गया है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर पे, लेटर्स आर द डैश यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया था, मैं आपको बेसिक में बताया भी था थ्योरी क्लास में कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर्स। तो यहाँ पे दिया भी गया है क्वेश्चन में, लेटर्स आर द डैश यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो लार्जेस्ट नहीं, गलत। स्मॉलेस्ट बिल्कुल सही। जो भी लेटर्स है, अक्षर होते हैं ना, किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। मीडियम, कॉम्प्लेक्स ये सभी गलत है। सही आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट। लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर पे क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं और सही आंसर ढूंढते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैपिटल लेटर्स, कहने का अर्थ यह है कि इनमें से जो भी सीक्वेंस दिया गया है हमें क्या फाइंड करना है? करेक्ट सीक्वेंस कैपिटल लेटर्स का फाइंड करना है, यानी कि जो भी ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा सीक्वेंस है, ठीक है, जो सिर्फ कैपिटल लेटर्स का है उसी को टिक करना है। तो देखिए ये तो गिनती का है, ये तो नंबर का आगे गलत है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्मॉल वाला दिया गया है, गलत। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है? कैपिटल लेटर्स का सीक्वेंस ढूंढना है। तो सबसे ऊपर 1 नंबर पे है ए बी सी डी, ये क्या है? बड़े अक्षरों में है, कैपिटल लेटर्स में, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए 10वें नंबर पे क्वेश्चन है, यानी कि 10th नंबर पे, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंटेन्स हाउ मेनी वोवेल्स, यानी कि जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना, उसमें कितने वोवेल्स है, यानी कि स्वर की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बताया था कि स्वर की जो संख्या है वो कितनी है? 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब ये बताइए कौन कौन से है स्वर, यानी कि वोवेल्स। तो देखिए सबसे पहला है ए, ठीक है, उसके बाद है ई, नेक्स्ट है आई, उसके बाद है ओ, और लास्ट वाला है यहाँ पे ओ है। ये थोड़ा माउस से अच्छा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ओ, और लास्ट वाला है यू। ठीक है, तो ये 5 के 5 क्या है? वोवेल्स है। तो कोई पूछेगा कि 26 लेटर्स हैं, उनमें कौन कौन से वोवेल्स है, तो बोलिएगा ए ई आई ओ यू। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 5, यानी कि 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं और पढ़ते हैं और आंसर ढूंढने की प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर पे, हाउ मैनी वोवेल्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कहने का अर्थ यह है कि पिछले वाला ही क्वेश्चन है, ये अलग तरीके से है, यानी कि हाउ मैनी वोवेल्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। ठीक है, तो कितने स्वर की संख्या है आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था 1 मिनट पहले, इसके पिछले क्वेश्चन में 5। ठीक है, तो 5 हो जाएगा राइट आंसर। कौन कौन सी? ए ई आई ओ यू। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोवेल, यानी कि जो इनमें से दिया गया है, ये जो ऑप्शन 4 इनमें से कौन सा वोवेल नहीं है। देखिए नॉट अ वोवेल, यानी कि स्वर नहीं है, हमें यहाँ पे जो स्वर नहीं है उसको बताना है। देखिए ए
स्वर है, वोवेल्स है, ठीक है। और ए के बाद ई है, ये भी वोवेल है, आई वोवेल है। तो यहाँ पे जो ये 3 हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, वोवेल है। हमें वोवेल नहीं देखना है, ठीक है ना, हमें क्या देखना है, कॉन्सोनेंट देखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये स्वर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर पे। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? तो कितने होते हैं, देखिए 26। तो देखिए 26 क्या है, टोटल लेटर्स है। जब उनमें से 5 आपका निकाल दिया गया है, यानी कि 5 वोवेल्स में, तो कितने बच गए, 21, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। तो ये 21 यानी कि 21 जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि व्यंजन है। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सोनेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है? देखिए वो क्या है, वोवेल है, यानी कि स्वर है। यू, ये भी वोवेल है, और आई, ये भी वोवेल है। तो एम क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। तो इनमें से कॉन्सोनेंट को ढूंढना था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम। एम क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 15 नंबर पे इसको हम लोग समझते हैं। द अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ डैश अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। देखिए मैं आपको बताया था इसका डिफिनीशन भी। अल्फाबेट क्या है, तो जो अक्षर है, वर्ण है, उसका वह समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, द अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स। क्या है, सेट ऑफ लेटर्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेटर्स, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो दिया गया है ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्योंकि जो वर्णमाला है वह क्या है, अक्षरों का समूह है, जो क्या होता है, अरेंज किया होता है एक फिक्स ऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड वर्ड? यानी कि देखिए वैलिड वर्ड का अर्थ ये है कि कौन सा इसमें से वर्ड दिया गया है जिसका मीनिंग निकलता हो, ठीक है ना, मीनिंग निकलता हो। तो सबसे पहला है देखिए TSC, वर्ड है, नहीं है। DGO नहीं, ये भी नहीं है। OY भी नहीं है। अब देखिए CAT, कैट। अगर कैट मैं बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि हाँ भाई इसका तो मीनिंग निकल रहा है, कैट मिस होता है बिल्ली, तो कैट हो जाएगा राइट आंसर, है कि नहीं। तो यही पूछ रहा था वैलिड वर्ड। ओके, तो इनमें से कौन सा सही होगा, कैट। कैट का क्या है, जब वर्ड को कैट यानी कि जब अक्षरों का एक ऑर्डर लिया गया है तो उसे एक मीनिंग निकला है, तो उसी को वर्ड बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, कैट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे। ए वर्ड इज अ सेट ऑफ लेटर्स डेट हैज। कहने का अर्थ यह है कि जो वर्ड है यानी कि शब्द, वह सेट ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों का क्या है, एक समूह है, अक्षरों का समूह है। डेट हैज, जिसके पास क्या होता है, साउंड ओनली। क्या सिर्फ साउंड होता है, नहीं, मीनिंग। बिल्कुल, मैं आपको बताया था कि जो वर्ड होता है यानी कि शब्द, वह लेटर का क्या होता है, समूह होता है। डेट हैज मीनिंग, जिसका क्या होता है, अर्थ होता है। देखिए अगर मैं लेटर को एक सीक्वेंस में रखूंगा, ऑर्डर में, निश्चित सीक्वेंस में, ठीक है, अगर उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे सेट ऑफ लेटर्स है यानी कि अक्षरों का समूह है, दैट हैज क्या है, मीनिंग है, उसका क्या है, अपना एक मीनिंग है, अर्थ है, तो ही वो वर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड? यानी कि इनमें से कौन सा वर्ड नहीं है? देखिए 3 जो होगा ना वो वर्ड होगा, वो शब्द होगा, और एक नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है। देखिए डॉग एक शब्द है, इससे मीनिंग निकलता है। बॉय, इससे भी मीनिंग निकलता है। बुक, इससे भी निकलता है। लेकिन DGO बताइए इससे कोई अर्थ निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यही एक वर्ड नहीं है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे है, विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा, इज एन एग्जाम्पल, यानी कि एक उदाहरण है, ऑफ ए वर्ड, यानी कि शब्द का, इन इंग्लिश, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में, यानी कि ये जो भी दिया गया है इनमें से कौन सा एक अंग्रेजी में वर्ड यानी कि शब्द का उदाहरण है। तो बताइए कौन सा है। OYB नहीं, इससे कोई मीनिंग नहीं निकला। बुक, बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा,
क्योंकि बुक से एक मीनिंग निकला है किताब, ठीक है। डैश ये भी गलत और डीजीओ ये भी गलत। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। द अल्फाबेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डैश ऑफ अ लैंग्वेज। देखिए, मैं आपको बताया था कि जो अल्फाबेट होता है वो आखिर किस लिए होता है। वो जो भी लेटर्स होता है ना, उसको एक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए होता है। उसका डिफिनीशन ही होता है अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला का, कि वर्णमाला है जो क्या है, वर्णों का एक समूह है, अक्षरों का क्या है, समूह है, ठीक है, जिसका एक अपना क्या होता है, फिक्स्ड ऑर्डर होता है। तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं क्योंकि जो ऑप्शन है वो थोड़ा अलग टाइप से दिया गया है। देखिए, साउंड क्या होता है, साउंड, साउंड जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे ए, ठीक है, तो ए साउंड है। तो देखिए, लेकिन ए क्या है, एक सिंबल है, एक क्या है, प्रतीक दे दिया गया है कि जब भी ए हम बोलेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा। फिर हम बी बोले तो बी के लिए ऐसा एक क्या दिया गया है, प्रतीक दिया है। तो देखिए सी, तो सी के लिए ऐसा दे दिया गया है। कहने का अर्थ यह है कि इंग्लिश में जैसे हम 26 लेटर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, तो सभी के लगभग अलग अलग क्या है, साउंड है, यानी कि अलग अलग ध्वनि है। तो उसी सभी ध्वनि को अलग अलग प्रकार की सिंबल दी गया है, यानी कि सभी का अलग अलग चेहरा दिया गया है, सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है। तो बात वही है, द अल्फाबेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डैश ऑफ अ लैंग्वेज। तो ये किसका रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, लेटर्स का। तो लेटर्स आखिर है क्या, बेसिक साउंड है, बेसिक क्या है, साउंड है। तो जो अल्फाबेट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिक साउंड्स को। ओके, ए बी सी डी मतलब जेड तक, समझ गया। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर पे, यानी कि 21 नंबर पे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यानी कि जो वाक्य है वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह है, क्या सेंटेंस। अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर दैट मेक्स डैश। कहने का अर्थ यह है कि वाक्य जो होता है ना, वह शब्दों का समूह होता है जो एक व्यवस्थित क्रम में लगकर, व्यवस्थित क्रम में आकर क्या देता है, बताइए क्या देता है, एक कंप्लीट सेंस देता है, उसका कंप्लीट अर्थ निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अगर किसी भी वर्ड को आप एक क्रम में लगाते हैं और उससे क्या है, एक कंप्लीट सेंस निकलता है, पूर्ण अर्थ निकल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस, यानी कि वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर कंप्लीट सेंस। A sentence is a group of words arranged in a specific order that makes complete sense, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। एवरी सेंटेंस स्टार्ट विद अ डैश। मैं आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस हो जो हम स्टार्ट करते हैं, जो पहला लेटर होता है ना उसका, चाहे वो कॉमन नाउन का ही क्यों ना हो, प्रॉपर नाउन का तो होता ही है। प्रॉपर नाउन पैराग्राफ में कहीं भी लिखिए, उसका जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। लेकिन अगर कॉमन नाउन भी होगा ना और वह सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो पहला लेटर होता है वो होता है कैपिटल, यानी कि बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स। एवरी सेंटेंस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। क्वेश्चन नंबर है 23, ठीक है, यानी कि 23 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्टली अरेंज्ड सेंटेंस। इनमें से कौन सा है जो करेक्टली अरेंज है, यानी कि सेंटेंस है, वाक्य है, यानी कि सही तरीके से कौन सा वाक्य जो है वह अरेंज है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें बताता हूँ पहचानने का। कोई भी वाक्य जो होता है ना, जो कंप्लीट होता है, जो सही होता है, लास्ट में देखिएगा उसका एक विराम चिन्ह लगा हुआ होता है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है विराम चिन्ह, चाहे वो फुल स्टॉप हो सकता है, ऐसे डैश बिंदु दिया होता है, डैश नहीं बिंदु, ठीक है, या फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, ठीक है, या फिर ऐसे दिया रहता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको विराम चिन्ह लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो वो हो जाएगा आपको पहचानने का तरीका, ठीक है। और जैसे क्या होता है ना, सेंटेंस चालू होता है तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वो पहले ही गलत हो गया है कि नहीं। सेकेंड आंसर है, ऑप्शन है राम इज अ गुड बॉय, सही है, ठीक है। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे फुल स्टॉप भी है
और यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी है, ठीक है। और इसे एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। अगर हम पहले वाले ऑप्शन को पढ़ें, इज अ गुड बॉय राम, तो क्या निकला? सेंटेंस से कोई मतलब नहीं, तो यह गलत है। राम इज अ गुड बॉय, इसे एक कंप्लीट सेंस निकला, ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे फुल स्टॉप का मार्क भी है। पहला लेटर जो है इसका क्या है? कैपिटल है। तो सभी चीज़ों को ये फॉलो कर रहा है, तो ये सेंटेंस है। ये नहीं है मोहन आर ए स्टूडेंट राम एंड, इससे कोई अर्थ निकला नहीं। सीता गर्ल इज गुड, ये गलत है, ठीक है ना। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच पंचुएशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। कहने का अर्थ ये है कि मैं आपको बताया था सिंपल सेंटेंस जो होता है उसके लास्ट में कौन सा पंचुएशन मार्क लगा होता है। सिंपल जो हम स्टेटमेंट बोल देते हैं तो फुल स्टॉप, ठीक है। जिसे राम इज ए गुड बॉय, तो क्या वहाँ पे लगा देंगे? फुल स्टॉप। तो वो होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है पंचुएशन मार्क क्या लगता है सिंपल सेंटेंस में, तो सही आंसर हो जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर पे, हाउ हैप्पी आई एम, एंड्स विथ विच पंचुएशन मार्क। देखिए मैं आपको बताया था कि ये जैसे ये होता है ना, ये WH वर्ड होते हैं। यह किस लिए आते हैं? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना सामने वाले से, तो अब ये सब वर्ड यूज होते हैं। और मैं आपसे बताया था कि जब भी किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे कौन सा हम पंचुएशन मार्क का यूज करते हैं, तो वहाँ पे करते हैं ऐसे। देखिए थोड़ा गलती हो गया, ये होता है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में सेंटेंस के ये वाले चिन्ह आता है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, राइट आंसर, ठीक है। हाउ हैप्पी आई एम इंस विथ विच पंचुएशन मार्क, तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद है 26 नंबर पे क्वेश्चन, इन द सेंटेंस, यानी कि वाक्य में राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, ठीक है। राम आम खाता है। एक सेकेंड, थोड़ा इसे इरेज कर दो, थोड़ा ऊपर चला गया है। तो देखिए फिर से पढ़ता हूँ इसे, इन द सेंटेंस, यानी कि वाक्य में राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ना, राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, इसमें से कौन सा जो वर्ड है वह ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म है। कौन सा कर्म है? कर्ता क्रिया कर्म, याद आया कुछ? देखिए सब्जेक्ट एस, वर्ब, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब यानी कि क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति अगर किसी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो जो काम करता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। देखिए राम इट्स अ मैंगो, राम क्या कर रहा है यहाँ पे? मैंगो यानी कि आम खा रहा है, तो राम हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट पूछा गया है, तो राम गलत आंसर है, ठीक है, सही नहीं है। इट्स का अर्थ हो जाएगा खाना, यानी कि खाता है। तो खाना क्या है? यह क्रिया है, यानी कि काम है। तो वर्ब हो जाएगा ये क्या? इट्स। तो इट्स ये भी गलत आंसर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? देखिए जो भी व्यक्ति काम करता है, ठीक है ना, और उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अ मैंगो। तो ऑप्शन में क्या दिया है? मैंगो यानी कि आम, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये मैंगो भी दिया होता है यहाँ पे, ये मैंगो वो भी सही होता। ओके, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। आपको बहुत ही अच्छे से समझा है कि जो भी काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। जो क्रिया जिस शब्द से मालूम पड़ती है कि क्या हो रही है उस सेंटेंस में क्रिया, उसे बोलते हैं वर्ब, और जिस पे उसका प्रभाव पड़ता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म। तो मैंगो हो जाएगा कर्म, ठीक है। चलिए तो 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए लास्ट वाले देख लेते हैं, 27, 28, 29 और 30, ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लो द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि SVO पैटर्न, यानी कि इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो क्या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का इसको पैटर्न को फॉलो करने वाला जो सेंटेंस है उसे हमें ढूंढना है। देखिए मोहन गोज टू मार्केट,
मोहन गोज टू मार्केट। मोहन नाम का लड़का है जो जाता है, कहाँ जाता है भाई, तो मार्केट। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला ही जो ऑप्शन है वो सही हो गया, क्योंकि मोहन जो है ये काम क्या कर रहा है, जाने का, कहाँ जाने का, मार्केट। तो देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, वर्ब का अर्थ होता है कोई ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो गोज हो जाएगा यानी कि जाना होता है, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू मार्केट। ठीक है, तो पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अब पूछिएगा कि ये 3 आंसर ये क्यों नहीं हुए। देखिए यहाँ पे सेंटेंस को पढ़िए, राम इज अ टीचर। राम एक शिक्षक है, इसमें कोई काम हो रहा है नहीं, तो जहाँ पे काम नहीं हुआ होता है ना, तो वहाँ पे देखिएगा अक्सर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मोहन इज अ सिंगर, मोहन एक गायक है, और यहाँ पे राधा इज हैप्पी, राधा खुश है। तो ये इनके बारे में बता रहा है, इनके स्टेट को। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि ये क्या है, राम तो है, चलो सब्जेक्ट है, इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है, और टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ये बोल दूं राम इज, राम है, राम क्या है, और टीचर, तो ये जो टीचर शब्द आया है ना, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो टीचर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यानी कि पूरक हो जाएगा, इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है। यहाँ पे मोहन इज अ सिंगर, तो अ सिंगर पूछे कोई तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे हैप्पी कोई पूछे तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि राधा इज, राधा है क्या है, हैप्पी। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट किया तो हैप्पी हो जाएगा, पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। तो जो एक्शन वाले वर्ब होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, और जिसमें स्टेट को बताया जाता है कोई व्यक्ति क्या है, कैसा है, तो इसमें होते हैं कॉम्प्लीमेंट। बात समझ गया ना। चलिए 28 नंबर पे क्वेश्चन है, यानी कि 28 नंबर पे, इन द सेंटेंस, यानी कि वाक्य में, राम इज अ टीचर। राम इज अ टीचर, राम क्या है, राम एक शिक्षक है, टीचर इज द डैश। तो बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे भी समझा दिया कि राम इज, राम है क्या है, अ टीचर, यानी कि ये जो सेंटेंस आया है, सॉरी ये जो यहाँ पे वर्ड आया है वाक्य, ये इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए टीचर क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस सब के बारे में मैंने आपको बताया ही है इससे, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सही आंसर। ठीक है ना। देखिए 29 नंबर पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। देखिए राधा सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे राधा नाम की जो लड़की है वो क्या कर रही है, काम, गाना गाने का। तो इसमें काम नहीं आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है कि उसके बारे में, व्यक्ति के बारे में ही कुछ बताया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंग्स यानी कि गाना, एक काम हो रहा है तो गलत है। मोहन इज अ सिंगर, बिल्कुल सही आंसर है, मोहन इज अ सिंगर, मोहन एक गायक है। तो ये हो जाएगा, इसके हम बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है सिंगर एक कॉम्प्लीमेंट है, इससे आगे जुड़ा है, तो सही हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा मोहन इज अ सिंगर, मोहन एक गायक है। राम इट्स अ मैंगो, राम एक है जो क्या कर रहा है, आम खा रहा है। ठीक है, राम क्या कहता है, आम। तो एक काम हो रहा है इसमें। अब मोहन गोज टू मार्केट, मोहन जो है वह बाजार जाता है, इसमें भी काम हो रहा है, तो ये सब गलत हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा मोहन इज अ सिंगर, सेकेंड नंबर पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है, इन द सेंटेंस, यानी कि वाक्य में, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा गाना गाती है, राधा एक गाना गाती है, ऐसे बोल सकते हैं। व्हाट इज द वर्ब, यानी कि कौन सा इसमें वर्ब है। तो दोस्तों मैं आपको बताया था कि सेंटेंस में वर्ब पहचाने का सिंपल सा रूल है। देखिए राधा क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, यानी कि लड़की का नाम है, तो राधा जो है वो तो व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये तो सब्जेक्ट है, तो भाई तो ये होगी नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, देखिए सिंग्स का अर्थ क्या होता है, सिंग्स का अर्थ ये हो जाता है गाना। ठीक है, गाना हम लोग गाते हैं, तो गाना जो हो जाएगा, गाना जो हम लोग गाते हैं, तो ये एक क्रिया है, यह एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक कार्य को, काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ब में ये हो जाएगा सिंग्स। क्या हो जाएगा, सिंग्स, ये गाती है। अ सॉन्ग यानी कि एक गाना है, तो ये तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जो 30 नंबर पे क्वेश्चन है, उसका सही आंसर हो जाएगा सिंग्स। समझ गए, तो सिंग्स हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत ही दिल से शुक्रिया। दोस्तों मैं आपसे बोला था कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देख लेते हैं तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए
बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।